दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे व्याकरण का। व्याकरण क्या है और व्याकरण का क्या अर्थ होता है। तो व्याकरण जो शब्द है वह 3 शब्दों के योग से बना है, बी प्लस आ प्लस करण, जिसका अर्थ होता है भली भांति समझना। भली भांति समझना। व्याकरण व्याकरण शब्द का विच्छेद है बी योग आ योग करण, जिसका अर्थ है भली भांति समझना। व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि। यण संधि। व्याकरण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि है। और व्याकरण शब्द का अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण हमें 3 बातें बताता है। नंबर 1, शुद्ध उच्चारण। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? 3 चीजें। एक तो शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण। दूसरा शुद्ध लेखन, शुद्ध लेखन। तीसरा शुद्ध प्रयोग। व्याकरण हमें क्या सिखाता है कि एक तो शुद्ध उच्चारण करना सिखाता है और शुद्ध लेखन, लिखने का तरीका, शुद्ध लिखना, भाषा का स्पष्ट स्पष्ट प्रयोग करना और शुद्ध प्रयोग यानी स्पष्ट शब्दों का, सार्थक शब्दों का प्रयोग करना व्याकरण हमें सिखाता है। अब आता है व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है वर्ण। दूसरा, वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों के योग से क्या बनता है? शब्द बनता है। और शब्दों के योग से क्या बनता है? वाक्य। और इन तीनों पे, वर्ण, शब्द, वाक्य पर ही पूरा व्याकरण निर्भर है। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वर्ण का। वर्ण विचार। हमारा जो टॉपिक हैगा वर्ण विचार। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण नोट्स या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। सबसे पहला, वर्ण का निर्माण जो होता है वह ध्वनि से होता है। वर्ण का निर्माण ध्वनि से होता है। ध्वनि जो होती है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ध्वनि जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है ये। भाषा की सबसे छोटी मौखिक, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, अगर लिखित पूछे तो लिखित इकाई क्या हो जाएगी? लिखित इकाई। लिखते किसको है हम? वर्ण को। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? वर्ण हो जाएगी। और जब मौखिक भी ना पूछे और लिखित भी ना पूछे, सिर्फ ये पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो तब भी क्या आएगा? वर्ण ही आएगा। अगला है तथ्य, अगला नोट्स है कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होता है, क्योंकि शब्द का ही कुछ अर्थ होता है, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द। जैसे मान लीजिए एक शब्द लिखते हैं हम राम, तो राम, राम शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है। क्या अर्थ है? राम भी किसी व्यक्ति का नाम है और वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। अगला है भावार्थ के आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी व सबसे बड़ी इकाई,
सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई क्या है बे? भाव या भावार्थ किसका होता है? वाक्य का होता है। और सबसे बड़ी भी है और सबसे छोटी भी कौन सी है? वाक्य। ये कुछ महत्वपूर्ण नोट्स थे जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब पढ़ते हैं, हम वर्ण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो वर्ण के प्रकार, हमारा जो टॉपिक होगा वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। सिंपल सी बात है, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो स्वतंत्र होते हैं, स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते, बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। स्वतंत्र नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं स्वरों के बारे में। स्वर, अब हम पढ़ते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं। और हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, उ, र, और एक बड़ी री भी होती है, लेकिन इस री का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में करते हैं। हिंदी भाषा में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। ए, आई, ओ, औ, और होता है अंग, आहा। अंग आहा जो है, इन स्वरों को क्या बोलते हैं? अयोग वहा। इनको बोलते हैं हम अयोग वहा, अयोग वहा स्वर। इन स्वरों को क्या कहते हैं हम? अयोग वहा स्वर। और अयोग वहा स्वर क्या होते हैं? अयोग वहा स्वर, अगर मैं इसी शब्द का विच्छेद करूं तो इस शब्द का विच्छेद होता है अयोग वहन, अयोग वहा। अर्थात अ उपसर्ग का अर्थ हिंदी में हम नहीं से लेते हैं, नहीं, और योग मीन्स होता है जुड़ना, वाह मीन्स होता है वहन। अर्थात वे स्वर जो व्यंजनों के साथ नहीं जुड़ते, यह केवल और केवल किसके साथ जुड़ते हैं? स्वरों के साथ जुड़ते हैं। अयोग वाह स्वर केवल और केवल स्वरों के साथ जुड़ते हैं। और इस बिंदी, जो इस पे बिंदी लगी, इसको बोलते हैं हम अनुस्वार। इसको बोलते हैं हम अनुस्वार, और इसको बोलते हैं हम विसर्ग। इसको क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिखा कंठ, कंठ। अब कंठ पे ऐसा लग रहा है जैसे व्यंजन पे क्या लगाए? अनुस्वार लगाए। और अभी हमने बताया है कि अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह जो स्वर होते हैं और केवल स्वरों के साथ जुड़ते हैं। अब मैं इस शब्द को अलग करते हैं, जैसे का योग, आ योग, योग, आ। अब देखिए किस पे लगाए? अब स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिख रहा है कि क योग आ पे ही क्या लगाए? अनुस्वार लगाए, यानी कि स्वरों के साथ ही अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह स्वर जुड़ते हैं। अब अगला पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। अब स्वरों के कितने प्रकार हैं? सबसे पहला देखते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा, या हम कहें उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय, लगने वाला समय।
समय के आधार पर, के आधार पर। तो कितने होते हैं? 3 प्रकार से। वे मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, या हम इसी को कहते हैं जो है, इसको क्या कहते हैं? लघु स्वर, लघु, या हम इसी को कहते हैं मूल स्वर, या हम इसी को क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर। अब ये कौन कौन से होते हैं? छोटी आ, छोटी ई, छोटी ऊ, और एक होती है र। दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों को गुरु स्वर भी कहा जाता है। इन्हीं स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर, इन्हीं स्वरों को हम क्या कहते हैं? संधि स्वर। संधि स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ी आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, आई, ओ, औ। तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर उन स्वरों को कहते हैं ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बिना रुके लंबे समय तक होता है। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण बिना रुके लंबे समय तक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ, छोटी आ प्लस सभी दीर्घ स्वर, सभी दीर्घ स्वर। आ, छोटी आ प्लस सभी दीर्घ स्वर, यानी कि ये आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। अब छोटी आ क्यों नहीं आते हैं, छोटी ई क्यों नहीं आते हैं प्लुप्त स्वर में? क्योंकि अगर मैं ये छोटी ई का उच्चारण में जैसे हम करते हैं, उच्चारण करते हैं ई, अगर इसका उच्चारण प्लुप्त स्वर में करते हैं तो ये दीर्घ स्वर का उच्चारण, दीर्घ स्वर का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे छोटी ऊ, ऊ का अगर हम लंबे समय तक उच्चारण करेंगे तो ये दीर्घ ऊ में बदल जाता है। इसलिए जो छोटी आ और बाकी सभी दीर्घ स्वर है। तो मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाला समय के आधार पर हमने देखे स्वरों के प्रकार 3 प्रकार से होते हैं। ह्रस्व स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? लघु स्वर या ह्रस्व स्वर। इनकी मात्राएं, इनमें एक एक मात्राएं होती है। इनकी मात्रा, जब मात्राएं गिनेंगे इसमें मात्राएं एक एक मात्राएं होती है। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? छोटी आ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। अब आता है दीर्घ स्वर। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगता हो, लंबा समय लगता हो, इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। द्विमात्रिक स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें 2-2 मात्राएं होती है। इनमें 2-2 मात्राएं होते हैं। इनको संधि स्वर इसलिए कहा जाता है, संधि स्वर कहें या हम इनको संयुक्त स्वर कहें। संयुक्त स्वर या संधि स्वर। संधि स्वर क्यों कहा जाता है इनको संधि स्वर या संयुक्त स्वर? कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। 4 स्वर जो होते हैं उनको हम संधि स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है ये किन किन स्वरों से मिलकर बनते हैं? ये 2 विजातीय स्वरों से मिलकर बनते हैं। जैसे आ योग ई बराबर क्या होता है? ए। आ योग ए बराबर आई। आ योग ऊ बराबर ओ। और आ योग ओ बराबर क्या होता है? औ। तो संयुक्त स्वर, संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, ए, आई और ओ, औ। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त या संधि स्वर। एक स्वर होता है अ। इस स्वर को हम क्या कहते हैं? विदेशी स्वर।
इसको हम क्या कहते हैं, विदेशी स्वर। विदेशी स्वर। इसी स्वर को हम क्या कहते हैं, आगत स्वर। आगत यानी ग्रहित स्वर, इसको हम ग्रहित स्वर भी कहते हैं। इसी को हम मेहमान स्वर भी कहते हैं, मेहमान स्वर। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमने दूसरे देश से लिया हुआ है, इसलिए हम इसको विदेशी स्वर कहते हैं। मेहमान स्वर क्योंकि दूसरे देश से आया हुआ है, इसलिए हम इसको मेहमान स्वर कहते हैं। आ शब्द से जो शब्द का निर्माण होता है, जिन शब्दों का निर्माण होता है वह किसी दूसरी भाषा के शब्द होते हैं। जैसे डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार जैसे हॉस्पिटल, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये हमारी मूल भाषा संस्कृत भाषा का शब्द या संस्कृत भाषा का स्वर नहीं है, ना कि ये हिंदी भाषा का स्वर है। इसीलिए इसे विदेशी स्वर कहते हैं, या इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मेहमान स्वर कहते हैं। अगला जो स्वर का प्रकार है वह है ओष्ठ की आकृति के आधार पर। ओष्ठ की आकृति के आधार पर कितने प्रकार से होते हैं ओष्ठ की आकृति के आधार पर? 2 प्रकार से। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो ओंठ की आकृति होगी वह गोल होगी, उनको क्या कहते हैं हम? वृत्ताकार। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी ओष्ठ की यानी ओंठों की आकृति वृत्ताकार नहीं होगी, उनको हम क्या कहते हैं? अवृत्ताकार। बहुत ही सिंपल है, जैसे उ, ओ, औ। बाकी सारे इसमें आ जाएंगे, आ, ई, ए, आई और र। ये क्या है? ओष्ठ की आकृति के आधार पर। अगला है जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर। शीलता के आधार पर कितने प्रकार से हैं? 3 प्रकार से। नंबर 1 अग्रस्वर। नंबर 2 मध्यस्वर। नंबर 3 पश्चस्वर। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर हमारे स्वरों का विभाजन जो है 3 प्रकार से होता है। अग्रस्वर अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ का आगे वाला भाग क्रियाशील होता है। मध्यस्वर अर्थात जब स्वरों के उच्चारण करते समय हमारी जीभ का मध्य भाग क्रियाशील होगा, और पश्चस्वर यानी जीभ का पिछला वाला भाग क्रियाशील होगा। इससे जैसे मध्यस्वर में आ जाएगा आ, क्या आ जाएगा? अ। इसमें आ जाएगा आपका आ, इसमें आ जाएगा आपका ई। हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, जैसे छोटी आ यहाँ पे लिखें, बड़ी आ यहाँ पे आ जाएगी। फिर जोड़े हम ऊपर लिख देंगे ई, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम ऊ, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम ए आई, यहाँ पे लिख देंगे हम ओ आऊ, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? ओ औ। अब हम गिनती करेंगे, जिसको 1 2 3 4 5, ये कितने? 5, ऊपर कितने? 4। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? र। तो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का विभाजन अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। ट्रिक्स बहुत अच्छी है। छोटी आ यहाँ पे लिखेंगे, फिर नीचे बड़ी आ नीचे वाले में लिख देंगे पश्चस्वर में। फिर हम इसका जो है जोड़े ऊपर लिखेंगे, जैसे ई, फिर ऊ यहाँ लिख देंगे, फिर ए आई ऊपर लिखेंगे, फिर ओ औ नीचे लिखेंगे, और फिर बराबर करने के लिए री ऊपर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारी जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट कि मुख का सबसे क्रियाशील जो अंग होता है वह कौन सा होता है? जीभ होता है। मुख का सबसे क्रियाशील अंग जीभ होता है। अगला प्रकार है स्वरों का जाति के आधार पर स्वरों का प्रकार।
जाति के आधार पर स्वरों का प्रकार। जाति के आधार पर स्वरों का प्रकार। स्वरों का प्रकार। स्वरों के प्रकार। सजातीय, सजातीय स्वर नंबर 1, नंबर 2, दो प्रकार से होते हैं। जाति के आधार पर स्वरों स्वर जो है दो प्रकार से होते हैं, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर। विजातीय स्वर। सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं? जो एक समान जाति के होते हैं। एक समान जाति के कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ। और विजातीय स्वर जैसे ए, आई, ओ, आओ। क्यों? क्योंकि आ योग ई से ए बनता है, आ योग ए से आई बनता है, आ योग ऊ से क्या बनता है? ओ बनता है, आ योग ओ से क्या बनता है? औ बनता है। इसलिए इनको जाति के आधार पर हमने स्वरों का प्रकार दो प्रकार से होते हैं। सजातीय स्वर एक समान जाति के, अर्थात जो एक समान जाति अर्थात आ धन आ से आ ही बनता है, ई धन ई से ई बनता है, ऊ धन ऊ से ऊ ही बनता है। विजातीय स्वर दो असमान स्वरों के मेल से जो स्वर बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विजातीय स्वर। अगला देखें, तालों के आधार पर तालों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तालों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सबसे पहला आता है, इसमें कितने प्रकार से होते? 4 प्रकार से। तालों के आधार पर स्वरों को हम 4 प्रकार से बांटते हैं। नंबर 1 संवर्त, संवर्त स्वर। नंबर 2 अर्ध संवर्त, अर्ध संवर्त स्वर। नंबर 3 विवर्त स्वर, विवर्त स्वर। और नंबर 4 अर्ध विवर्त स्वर, अर्ध विवर्त स्वर। संवर्त स्वर को हम क्या कहते हैं? बंद, जिसमें हमारा पूरा मुंह बंद सा रहता है। और अर्ध संवर्त स्वर जिसमें हमारा मुंह ऐसा लगता है जैसे आधा बंद हो, यानी आधा बंद, आधा बंद। विवर्त स्वर जिसमें हमारा मुंह पूरा खुला सा रहता है, पूरा खुला सा रहता है, खुला सा। और इसमें इन स्वरों में अर्ध विवर्त स्वर वही स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में हमारा मुंह आधा खुला सा होता है। इसको बोलते हैं हम आधा खुला, आधा आधा खुलासा रहता है। तो इससे सबसे अच्छी ट्रिक्स है कि हमें सबसे पहले पूरा मुंह जब हमारा खुलासा होता है तो उसमें होता है आ, बढ़िया, बड़ी आ। छोटी आ को हम नीचे लिख देंगे, छोटी आ को नीचे लिख देंगे और छोटी आ को नीचे लिख देंगे और बड़ी ए, आई और आऊ। इसके बाद हम क्या ट्रिक अपनाएंगे? छोटी आ को नीचे लिख देंगे और आई को फिर नीचे लिख देंगे, आऊ को नीचे लिख देंगे और क्या बचा यहाँ पे? ए और ओ। और पूरा मुंह जिसमें बंद सा रहता है उसमें आ जाएंगे हमारा, उसमें आ जाएगा छोटी ई, बड़ी ई और ऊ, ऊ और र इसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे तालु के आधार पर स्वरों का हमने वर्गीकरण किया। इसके 4 भाग होते हैं। पहला संवर्त स्वर जिसमें हमारा मुंह पूरा बंद सा रहता है जैसे ई, उ और री। अर्ध संवर्त स्वर जिसमें हमारा मुंह आधा बंद सा रहता है उसमें आ जाएगा ए, छोटी ए और छोटा ओ।
विवर्त स्वर जिसमें हमारा मुंह पूरा खुला सा रहता है आ, बड़ी आ, और अर्ध विवर्त स्वर जिसमें हमारा मुंह आधा खुला सा रहता है उसको कहते हैं छोटी अ, आई और ओ। इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसमें हमारा पूरा मुंह खुला सा रहेगा उसमें हमें बड़ी आ लिखेंगे, उसके नीचे हम छोटी आ लिखेंगे और बड़ी आई और बड़ी ओ। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, छोटी ए और छोटा ओ, फिर ई जितने बचे उसमें इसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने व्याकरण में स्वरों का वर्गीकरण का अध्ययन किया। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे व्यंजन।